डेली पीसीएस जीके में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है? विकल्प हैं साहित्य अकादमी, के बिरला फाउंडेशन, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, के बिरला फाउंडेशन। हाल ही में प्रख्यात हिंदी कवि और साहित्यकार रामदरस मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ कविता संग्रह के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया। सरस्वती सम्मान की बात करें तो यह देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। इसे के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में स्थापित किया गया था। इसमें 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका शामिल है। यह प्रतिवर्ष संविधान की अनुसूची 8 में शामिल किसी भी भाषा में एक भारतीय नागरिक द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र उर्वरक है जिसका अधिकतम खुदरा मूल्य सरकार द्वारा तय किया जाता है? ऑप्शन है पोटेशियम आधारित पोटाश उर्वरक, फास्फोरस आधारित सुपर फास्फेट उर्वरक, नाइट्रोजन आधारित यूरिया उर्वरक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन आधारित यूरिया उर्वरक। रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बाद भी रूस भारत का शीर्ष डीएपी उर्वरक आपूर्तिकर्ता देश बनकर उभरा है। ये एकमात्र उर्वरक है जिसका अधिकतम खुदरा मूल्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। यूरिया के बारे में बात करें तो यह सफ़ेद, चमकदार और पानी में पूर्णतया घुल जाने वाला उर्वरक है। केंद्र सरकार प्रत्येक संयंत्र में उत्पादन लागत के आधार पर उर्वरक निर्माताओं को यूरिया पर सब्सिडी का भुगतान करती है। इकाइयों को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य पर उर्वरक बेचना आवश्यक है। उर्वरक विभाग ने सभी घरेलू उत्पादकों के लिए 100% यूरिया का उत्पादन नीम कोटेड यूरिया के रूप में करना अनिवार्य कर दिया है। सरकार सभी गैर यूरिया आधारित उर्वरकों जैसे डाई अमोनियम फास्फेट, पोटाश आदि को पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के तहत विनियमित करती है। भारत डाई अमोनियम फास्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए मुख्यतः आयात पर निर्भर है। यूनिकॉर्न ऐसी कंपनियां होती हैं, विकल्प है जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से अधिक है, जिनकी वैल्यू $10 बिलियन से अधिक है, जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से अधिक है या फिर जिनकी वैल्यू $10 बिलियन से अधिक है। इसका सही उत्तर है जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से अधिक है। हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत में अगले 2 से 4 सालों में 122 नए यूनिकॉर्न उभरेंगे। यूनिकॉर्न की बात करें तो यह ऐसी स्टार्टअप कंपनियां हैं जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से अधिक होती है। भारत विश्व में कुल संख्या के आधार पर अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सर्वाधिक यूनिकॉर्न रखने वाला देश है। हारून रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत अब उभरते यूनिकॉर्न वाले देशों में दूसरे स्थान पर आ गया है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह द्वारा लिविंग लैंड चार्टर अपनाया गया है? ऑप्शन है ब्रिक्स, SCO, कॉमनवेल्थ या फिर एशियन। तो इसका सही उत्तर है कॉमनवेल्थ। हाल ही में राष्ट्रमंडल के सदस्यों ने किगाली, रवांडा में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक CHOGM 2022 में लिविंग लैंड्स चार्टर अपनाने की घोषणा की। यह एक गैर बाध्यकारी समझौता है। इसमें सदस्य देश वैश्विक भूमि संसाधनों की रक्षा करेंगे और जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के ह्रास को रोकने के लिए कार्य करेंगे। राष्ट्रमंडल की बात करें तो यह अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1949 में लंदन घोषणा पत्र के द्वारा की गई थी। वर्तमान में भारत सहित कुल 56 देश इसके सदस्य राष्ट्र हैं, जिनमें लगभग सभी ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व क्षेत्र रहे हैं। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। CHOGM 2022 में 2 अफ्रीकी देशों गैबॉन और टोगो को क्रमशः 55वें और 56वें सदस्य के रूप में राष्ट्र में शामिल किया गया है। चौथा प्रश्न है, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? विकल्प हैं असम, केरल, गुजरात या फिर पंजाब।
इसका सही उत्तर है असम। सत्रिया नृत्य से जुड़े तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। यह शास्त्रीय नृत्य पूर्वोत्तर के असम राज्य से संबंधित है। यह संगीत, नृत्य और अभिनय का सम्मिश्रण है। सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति 15वीं शताब्दी में श्रीमंत शंकरदेव द्वारा शुरू किए गए नव वैष्णव आंदोलन के एक हिस्से के रूप में सत्र मठ में हुई थी। इसमें शंकरदेव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं का प्रयोग किया गया, जिसे बोर गीत कहा जाता है। इसमें प्रयुक्त वाद्य यंत्र ढोल, ताल और बांसुरी है। अब हारमोनियम का भी प्रयोग किया जाता है। 5वां प्रश्न है, किस देश के द्वारा इस्कंदर एम मिसाइल प्रणाली विकसित की गई है? विकल्प हैं फ्रांस, तुर्की, रूस या फिर अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है रूस। रूस द्वारा विकसित इस्कंदर एम मिसाइल प्रणाली को हाल ही में रूस ने बेलारूस को स्थानांतरित करने की बात कही है। इस्कंदर एम मिसाइल प्रणाली के बारे में जान लेते हैं। इसे वर्ष 1996 में पहली बार सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। रूस इस्कंदर एम शब्द का प्रयोग ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्च सिस्टम के साथ साथ उसके द्वारा दागी गई कम दूरी 500 से 700 किलोमीटर की बैलिस्टिक मिसाइल SRBM एवं क्रूज मिसाइलों को परिभाषित करने के लिए करता है। यह पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसे नाटो द्वारा SS-26 स्टोन के रूप में कोड नेम दिया गया है। 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्रमशः सबसे हल्की और सबसे भारी धातु का उदाहरण है? विकल्प हैं लिथियम और पारा, लिथियम और ऑस्मियम, एल्यूमिनियम और ऑस्मियम या फिर एल्यूमिनियम और पारा। इसका सही उत्तर है लिथियम और ऑस्मियम। हाल ही में नाइजीरिया में उच्च श्रेणी के लिथियम की खोज की गई है। हल्की धातुएं कम परमाणु भार वाली धातुएं होती हैं, जबकि भारी तत्वों का आमतौर पर उच्च परमाणु भार होता है। निम्न युग्मों में लिथियम और ऑस्मियम क्रमशः सबसे हल्की और सबसे भारी धातु का उदाहरण है। लिथियम की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 3 और परमाणु भार 6.941 U है। यह सबसे हल्का ज्ञात धातु है। लिथियम के सबसे बड़े भंडार वाले राष्ट्र क्रमशः चिली, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना हैं। भारत की बात करें तो भारत में पहली बार लिथियम भंडार कर्नाटक के मांड्या जिले में खोजे गए हैं। इसका प्रमुख उपयोग थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने में, इलेक्ट्रिक वाहनों में विमान के पुर्जे बनाने के लिए, एल्यूमिनियम के साथ और कवच प्लेट बनाने के लिए मैग्नीशियम के साथ होता है। लिथियम त्रिकोण दक्षिण अमेरिका के 3 देशों अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली से मिलकर बना है। यहाँ विश्व का अधिकतर लिथियम भंडार पाया जाता है। ऑस्मियम के बारे में जान लेते हैं तो ऑस्मियम का परमाणु भार 190.2 U है और इसका परमाणु क्रमांक 76 है। ऑस्मियम एक कठोर धात्विक तत्व है जिसमें सभी ज्ञात तत्वों का घनत्व सबसे अधिक है। 7वां प्रश्न है, किस महाद्वीप में ग्रेट ग्रीन वॉल अवस्थित है? विकल्प है अफ्रीका, एशिया, यूरोप या फिर उत्तर अमेरिका। उसका सही उत्तर है अफ्रीका। अफ्रीका के साहिल क्षेत्र में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए ग्रेट ग्रीन वॉल कार्यक्रम चलाया गया है। ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोग्राम के बारे में बात करें तो इसे 2007 में अफ्रीकी संघ द्वारा लॉन्च किया गया था। यह अफ्रीका के साहिल क्षेत्र में पश्चिम में सेनेगल से पूर्व में जिबूती तक 11 देशों में विस्तारित लगभग 8000 किलोमीटर लंबी ग्रीन वॉल है। इस परियोजना का लक्ष्य 2030 तक 100 मिलियन हेक्टेयर वर्तमान में खराब हो चुकी भूमि को बहाल करना है। इस परियोजना को UNCCD तथा WB यानी विश्व बैंक का समर्थन प्राप्त है। 8वां प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया था? विकल्प हैं समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार या फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसका सही उत्तर है संवैधानिक उपचार का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 के बारे में कहा था, एक ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना यह संविधान व्यर्थ होगा। यह संविधान की आत्मा और इसका हृदय है। अनुच्छेद 32 के बारे में जान लेते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षोपाय है। इसके तहत संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों के उल्लंघन पर
नागरिक सीधे उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। अनुच्छेद 32(2) में 5 प्रकार की रिट अधिकारिता की चर्चा की गई है। ये पांचों रिट हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। इस अनुच्छेद के तहत संसद को अधिकार दिया गया है कि संसद रिट अधिकारिता का विस्तार सर्वोच्च न्यायालय से परे किसी अन्य न्यायालय तक विस्तृत कर सकती है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे सफल उपग्रह प्रक्षेपण यान रहा है जिसे इसरो का वर्क हॉर्स भी कहा जाता है? विकल्प हैं: ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV, या फिर एडवांस्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV। इसका सही उत्तर है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV। हाल ही में इसरो द्वारा PSLV C-53 का प्रक्षेपण किया गया। यह इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा समर्पित मिशन है। PSLV के बारे में बात करें तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कुल 4 चरणों वाला भारत का तीसरी पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल है। PSLV पहला लॉन्च वाहन है जो तरल चरण से सुसज्जित है। 1994 में अपने पहले सफल प्रक्षेपण के बाद PSLV जून 2017 तक लगातार 39 सफल मिशनों के साथ भारत के विश्वसनीय और बहुमुखी वर्क हॉर्स लॉन्च वाहन के रूप में जाना जाता है। इसके पेलोड की क्षमता के बारे में बात करें तो यह 1750 किलोग्राम के पेलोड को सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षाओं SSPO 600 किलोमीटर तक ले जा सकता है। यह 1425 किलोग्राम के पेलोड को जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स तक ले जा सकता है। चंद्रयान 1 तथा मंगलयान जैसे महत्वपूर्ण मिशनों में इसी प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया था। 10वां और अंतिम प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य है छोटे उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना, गरीब किसानों को विशेष फसलों की खेती के लिए ऋण प्रदान करना, वृद्ध और निराश्रित व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करना, कौशल विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में शामिल स्वैच्छिक संगठनों को वित्त पोषित करना। तो इसका सही उत्तर है छोटे उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। हाल ही में प्रधानमंत्री ने MSME के सशक्तिकरण को समर्पित उद्यमी भारत कार्यक्रम में भाग लिया और मुद्रा योजना के महत्व को रेखांकित किया। बात कर लेते हैं मुद्रा योजना के बारे में। तो इस योजना को वर्ष 2015 में गैर कारपोरेट गैर कृषि छोटे सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसके तहत मुद्रा ऋण 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं: शिशु उद्योगों को 50,000 रुपये तक, किशोर उद्योगों को 50,000 से 5 लाख तक और तरुण उद्योगों को 5 लाख से 10 लाख तक के ऋण दिए जाते हैं। मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्थान है। इस वित्तीय संस्थान को 100% पूंजी का योगदान के साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है। आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? विकल्प हैं राजा राम मोहन राय, अरविंदो घोष, दादा भाई नौरोजी या फिर महात्मा गांधी। तो इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।